देखिएगा, हम लोग का पहला है कि 24 वर्ष बाद गांधी नेहरू परिवार से अलग व्यक्ति मल्लिका अर्जुन खड़गे, इनका नाम ध्यान में रखना है और सवाल यहाँ से छपेगा कि 24 वर्ष बाद गांधी नेहरू परिवार से अलग व्यक्ति मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। अभी तक जो चल रहा था, कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी होती है तो उस पार्टी को सही से संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उसी तरह कांग्रेस का भी अध्यक्ष के पद का चयन हुआ करता था, जिसमें 24 वर्ष से लगातार गांधी नेहरू परिवार का मतलब हुआ कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जो परिवार है, उस परिवार के लोग ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बना करते थे। और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का मतलब ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी का परिवार है। लेकिन इस बार 24 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी नेहरू का जो परिवार था, मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो परिवार था, उस परिवार से अलग कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना है। तो वो जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष बना है वो कौन बना है? मल्लिका अर्जुन खड़गे बना है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। और इसके विपक्ष में जो खड़े थे, मतलब इसमें पार्टी में चुनाव होती है कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए। जैसे कि हम लोग जब कांग्रेस पार्टी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि जो अधिवेशन वगैरह में कि गांधी जी बनाना चाह रहे थे, क्या कहते हैं, पट्टाभी सीताराम मैया को, लेकिन विपक्ष में खड़े हो गए सुभाष चंद्र बोस और वो जीत गए। तो उस पार्टी के अंदर चुनाव होता है अध्यक्ष पद का। तो उसी पद पर मल्लिका अर्जुन खड़गे खड़े थे और विपक्ष में खड़े हो गए थे शशि थरूर, जिसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे इस चुनाव को जीत गए और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए साहब, ठीक है ना। और अध्यक्ष जब बन गए तो अध्यक्ष बनने के बाद इसके विपक्ष में जो खड़े हुए थे उनका भी नाम याद रखना है साहब। विपक्ष में कौन थे? शशि थरूर थे। शशि थरूर थे और बताए थे कि शशि थरूर से अलग से भी कि शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस सरकार क्या दिया है? फ्रांस की सरकार जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या दिया है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और इनकी कई जो है जो पुस्तकें हैं उसको भी ध्यान में रखना है, जिसमें आप पढ़ते होंगे कौन सा? वाई एम हिंदू, यही ना, वाई एम हिंदू, द पीरियोडिकल प्राइम मिनिस्टर, ये सब पढ़े हैं ना, दंगा, द राइट्स, ये सारे पढ़े हैं। ये सारी इनकी किताबें साहब। तो क्योंकि ये फेमस थोड़ा सा चर्चित व्यक्ति हैं तो इनकी किताबें को याद रखना है, कौन सा पुरस्कार कहाँ से इनको दिया गया है। तो हाल ही में कौन पुरस्कार दिया है इसको? फ्रांस दिया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या नाम है साहब? इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है साहब? तो राजधानी इसकी पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे है साहब? तो सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे अवस्थित है। इतना बात को ध्यान में रखेंगे। और जो विपक्ष में थे शशि थरूर, इनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है साहब। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा कि इससे पहले अगर मल्लिका अर्जुन खड़गे बने तो इसका मतलब है इससे पहले कोई कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। तो कांग्रेस के इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो सोनिया गांधी थे। 1998 से लेकर के 2017 तक ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी रहीं सोनिया गांधी, ठीक है साहब। बीच में एक आध साल 6 महीना के लिए राहुल गांधी वगैरह भी बना था, लेकिन पूरी तरह से 98 से 2017 तक जो कांग्रेस पद के अध्यक्ष के पद पर बनी रही, वो बनी रही कौन? सोनिया गांधी। चलिए साहब, बात आई कांग्रेस पार्टी को, तो याद रखिएगा कि भारत की वर्तमान में सबसे पुरानी जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया था। और ये भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी वर्तमान में है। और इसके जो स्थापना हुआ था 1885 में, तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम जो अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो W.C. बनर्जी, जिसको बोलते हैं हम लोग फुल फॉर्म में व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है साहब। और ये जो पहला हुआ था अधिवेशन, इसका जो अधिवेशन हुआ था, बैठक हुआ था, वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। क्योंकि इसकी बैठक पुणे में होना था, जगह जो फिक्स था पुणे में। लेकिन पुणे में हुआ क्या था कि जिस समय बैठक होता
उस समय हैजा फैल गया था। हैजा फैलने के कारण पुणे से जगह चेंज करके मुंबई में इसका जो है सो बैठक किया गया, पहला अधिवेशन किया गया। तो याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 स्थापना करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी, रिटायर अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसकी जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब, और जब ये हुआ था तो इसमें केवल 72 प्रतिनिधि ही भाग लिए थे। जब इसकी स्थापना हुआ था, पहला बैठक हुआ था, तो उसमें केवल और केवल 72 ही प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे, जिसके कारण ये बिल्कुल 72 प्रतिनिधि भाग लेने के कारण ही उस समय के जो थे कौन, लॉर्ड डफरिन, उन्होंने क्या बोला था, ये केवल अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी जब बनी थी ना, तो ये इसका उद्देश्य ये था कि ये बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, और पूरे राष्ट्र का ये संचालन करेगी। लेकिन जब ये बनी और केवल 72 लोग शामिल हुआ, तो ये मजाक के रूप में बोला था कि जो ये है कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी है, सूक्ष्म लोगों की पार्टी है, मतलब बहुत कम लोग इससे जुड़ा हुआ है। मतलब जो पूरे भारत का जो है सो संचालन करना चाहता था, वो पार्टी केवल 72 लोगों की पार्टी बन चुकी है। स्वाभाविक बात है कि स्टार्टिंग में जब किसी चीज़ को स्टार्ट करिएगा ना बड़ा मकसद लेकर के, तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। जैसे कि आप अगर अभी बोल देंगे ना कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अगल बगल में बहुत सारा जुड़ी ताप बोखता है, पैरासीटामोल, तुरंत बोलेगा तो बीपीएससी करेगा रे, अरे तरह से ग्रुप डी निकला था पिछला बार, बोलो तो मतलब इतना डिमोटिवेट करेगा। तो जो बुखार चढ़ा हुआ रहेगा ना बीपीएससी का या दरोगा का, वो बुखार तुरंत ऐसा पैरासीटामोल एंटीबायोटिक तुरंत देगा, तुरंत बुखार क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। समझ रहे, बीपीएससी का भूत उतर जाएगा, सही में कोई एग्जाम नहीं होगा, याद दिलवा देगा। और ग्रुप डी पिछला बार निकला था 2019 वाला ना, कहाँ निकला था, बीपीएससी निकालेगा। बीएड वाला एंट्रेंस निकला था थोड़ा से, बीपीएससी निकालेगा। इतना याद तो आपको दिलवा देगा पास्ट में, कि आप पास्ट में ही चला जाइएगा, समझ रहे हैं ना। और फिर आपका जो ख्वाहिश है ना बीपीएससी दरोगा का, समझे ना, वो सारा धरे का धरे ऐसा पैरासीटामोल देता है, इतना जल्दी ना बुखार भी नहीं उतरता, मलेरिया वाला ना टाइफाइड वाला नहीं उतरता है, ये बुखार ऐसा एंटीबायोटिक देगा तुरंत उतर जाता है, समझे ना। इसी तरह से जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तो लॉर्ड डफरिन इस तरह का वक्तव्य दिया था, डिमोटिवेट करने का एक जुड़ी ताप दिया था, ठीक है साहब। चलिए अब देखिएगा साहब, जो कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन हुआ था, सेकेंड बैठक यानी दूसरा बैठक जो हुआ था, दूसरा अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, वो जो हुआ था 1886 में। क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी जिस समय बनी थी तो हर साल इसका अधिवेशन चलता था। और अधिवेशन मतलब समझना बैठक, बैठक इसलिए चलता था ताकि बैठक होने के बाद कांग्रेस पार्टी में क्या त्रुटि है, इसको राष्ट्र स्तर पर ले जाने में क्या क्या और चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें और सम्मिलित किया जाना चाहिए, ठीक है साहब, कैसे इस कांग्रेस पार्टी को ग्रामीण स्तर तक ले जाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग जुटे, इसके लिए कई बार बैठक हुआ करते थे। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य ही था कि पूरे भारत को सम्मिलित रूप से एक करना और एक राजनीतिक मंच बनाना, ताकि कोई भी आंदोलन, किसी भी प्रकार की मांग अगर कांग्रेस पार्टी करे तो सरकार को, अंग्रेजी सरकार को ये लगे कि ये कांग्रेस की मांग नहीं, ये पूरे भारत की मांग है, समझ रहे। क्योंकि उस समय बहुत सारे छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी, तो ये अंग्रेज क्या करते थे, उसको दबा देते थे ये कह करके कि केवल क्षेत्रीय जो है सो एक संस्था है, और क्षेत्रीय संस्था होने के कारण ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी उद्देश्य बना लिया कि पूरे भारत को एक साथ हमको जोड़ के रखना है। इसी वजह से आप देखते हैं कि ये अलग अलग जगह में होता है, अलग अलग जाति धर्म के लोगों को अध्यक्ष बनाता है। इसलिए बनाता है कि क्योंकि अंग्रेज हमेशा खोजता था जाति धर्म का नाम। अब समझ आइए कि इतना शिक्षित होने के बावजूद भी हम लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर बढ़ते हैं, चाहे राजनेता बांट देता है, तो उस समय तो और लोग शिक्षित नहीं था, तो उस समय तो और धर्म के आधार पर बांटना क्या था, आसान था ना। तो अंग्रेज सोचता था कि किसी तरह से ना किसी पार्टी में केवल एक धर्म का लोग जुटे तो उसको बोल देंगे कि ये केवल उसी धर्म का पार्टी है, पूरे धर्म का संचालित नहीं करती है। एक क्षेत्र का लोग किसी संस्था से जुड़े तो सीधा बोल देंगे ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो महाराष्ट्र की ये पार्टी है, पूरे भारत की नहीं है। बंगाल का संस्था है तो केवल बंगाल में प्रतिनिधित्व करता है, पूरे भारत का नहीं करता है। कोई भी मांग को आसानी से हम क्या कर दें, ठुकरा देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्देश्य लेकर के आई कि इस मांग को
रखने के लिए स्वाभाविक रूप से पूरे भारत को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, हर ढंग से एक सूत्र में जब तक नहीं बंधाएगा तब तक अंग्रेज ये नहीं समझ पाएगा कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत की पार्टी है। आए समझ में? इसी वजह से आप देखिएगा साहब कि कांग्रेस पार्टी का ना अलग अलग जगह पे अलग अलग अधिवेशन और अलग अलग अधिवेशन में अलग अलग अध्यक्ष चुने गए थे। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, पहला जो अधिवेशन हुआ वह कहाँ पर हुआ? बम्बई में। बम्बई में हुआ, मुंबई बोलेंगे हम लोग। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन बना? WC बनर्जी। दूसरा देखिए अधिवेशन 1886 में, ये हुआ 1885 में। दूसरा हो गया आपका 1886 में दादा भाई नौरोजी। कहाँ हुआ? कोलकाता में, यानी बंगाल के क्षेत्रों में यहाँ पर हुआ। 1886 में कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। और यहाँ का जो अध्यक्ष बने कौन बने? दादा भाई नौरोजी। ठीक है साहब। तीसरा अधिवेशन देखिए कहाँ हुआ है? 1887 में। कहाँ हुआ? मद्रास में। तीसरा अधिवेशन आप देखते हैं कि यहाँ पर मद्रास में हुआ है। मद्रास में 1887 में हुआ है। और यहाँ पर जो अध्यक्ष बना है कौन बना है? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है साहब। उसके बाद देखिए चौथा जो हुआ 1888 में, कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद देखिए यहाँ पर है, इलाहाबाद। कब हुआ है? 1888 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। देखिए साहब, आप ये देख रहे हैं कि ये जो अधिवेशन अलग अलग क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए हो रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी को हर क्षेत्र के लोग अपना पार्टी समझे और इससे लोग, भारत के हर क्षेत्र के लोग इससे जुड़े। इसी वजह से बम्बई में, अगर मान लीजिए केवल बम्बई में होता तो बंगाल, मद्रास, इलाहाबाद का लोग क्या सोचता? ये तो केवल बम्बई की संस्था है और बम्बई के लोग ही इसके अध्यक्ष बनते हैं, तो पक्षपात हो जाता और अंग्रेज को भी दमन करने में क्या होता? अच्छा होता कि चलिए ये केवल बम्बई की पार्टी है। और दूसरा, ये बंगाल वाले भी सपोर्ट करते, भड़का देता कि तो बम्बई की संस्था है, तुम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो? समझ रहे हैं? इस तरह की नींद आ रहा है क्या अमृता? चलिए, उसके बाद देखिए पहला कहाँ हुआ? बम्बई। दूसरा कहाँ? सीधा सीधी आइए, कहाँ हुआ? कोलकाता में। उसके बाद मद्रास में। उसके बाद इलाहाबाद में। क्लियर है ना? तो आप देखिए कि लगभग क्या हो रहा है कि लगभग चारों तरफ से भारत में हर क्षेत्र में यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। और ये तो हो गया क्षेत्र के आधार पर, आपको पता चलता होगा कि ये क्षेत्र के हिसाब से क्या करना चाह रहा है, ये जोड़ना चाह रहा है। आ रहा समझ में बात? आप देखिए धर्म के आधार पर, क्योंकि हमेशा अंग्रेज सोचता था कि धर्म के आधार पर भारत को बांट दें, तो धर्म के प्रतीक रूप में ये दिखाने की कोशिश किया कांग्रेस पार्टी कि हम सारे धर्म कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए को सारे धर्म क्या है? समान है। इसलिए आप देखिए यहाँ पर बम्बई में जो बना, कौन बना है? WC बनर्जी। ये देखिए क्या थे? हिंदू। ये थे हिंदू। यहाँ पर देखिए दादा भाई नौरोजी, ये क्या था? पारसी। ये क्या थे? पारसी। दूसरा में। तीसरा देखिए मद्रास में, यहाँ पर है बदरुद्दीन तैयब जी, क्या थे ये? मुस्लिम। जॉर्ज यूले, ये थे अंग्रेज यानी ईसाई, अंग्रेज थे और ईसाई थे धर्म से। आप देखिए हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, इस सभी धर्म की पार्टी है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे बढ़ती चली गई।
आए समझ में बात। तो इस तरह की चीज़ें हमको ध्यान में रखना, ये तो फिर हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। और चलिए, तो आप देखिए साहब कि सेकेंड में जो बने, कौन बने? दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में? कोलकाता में। तीसरा कहाँ हुआ? 1887 में मद्रास में। किसकी अध्यक्षता में? बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। उसके बाद चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में 1888 में। ये पहले अंग्रेज थे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। क्या बोले? क्या हुआ? देखिए साहब, अभी जो बने हैं, कौन बने हैं? अभी कौन बने हैं अध्यक्ष? वो बने हैं खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने, तो याद रखना है कि साहब, क्योंकि हो सकता है कि ये ना पूछे कि कांग्रेस का अध्यक्ष वो कौन बने, ये पूछ सकता है कि बताइए कि वो क्या कहते हैं, किस जिला से, कहाँ से संबंधित है। ठीक है साहब। तो आप देखिएगा कि कर्नाटक के बीदर जिला से इसका क्या है, इनका संबंध है। ठीक है साहब। और ये 1969 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। ठीक है साहब। कांग्रेस पार्टी में शामिल ये कब हुए थे? 1969 में हुए थे। चलिए नेक्स्ट, आप देखिएगा कि यहाँ पर जो सोनिया गांधी हैं, ये पहले अध्यक्ष थे। ये वो ह्यूम हैं जो पहले कांग्रेस के स्थापित करने वाले व्यक्ति थे। और ये जो है साहब, ये कौन है? दादा भाई नौरोजी। चलिए साहब, अगला साहब, अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। देखिए साहब, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार हर बार पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और कौन सा शहर कितना स्वच्छ है, और कई बार सवाल ये छपता है, हर बार छपता है, और इस बार भी छपेगा, इसमें कोई बट नहीं है। चलिए, तो इसमें देखिएगा कि आबादी के हिसाब से अलग अलग शहरों, क्योंकि जहाँ आबादी होगा अधिक, वहाँ पर स्वाभाविक बात है कि वहाँ स्वच्छता क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से आबादी के हिसाब से इसको जारी किया जाता है। तो देखिएगा कि 1 लाख से अधिक आबादी में सबसे स्वच्छ जो है सो शहर का पुरस्कार जो दिया गया, उसमें पहला स्थान पर कौन रहा? इंदौर। इंदौर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और ये लगातार छठी बार, मतलब लगातार छठी बार स्वच्छता पुरस्कार ये जीता है। कौन? इंदौर जीता है। ठीक है साहब। और दूसरा स्थान पे कौन? दूसरा स्थान पर कौन? सूरत। और सूरत जो है सो किस राज्य में? गुजरात में। तो 1 लाख से अधिक आबादी में पहला स्थान किसका? इंदौर का। दूसरा स्थान किसका? सूरत का। और तीसरा स्थान पर कौन है? नवी मुंबई। कौन है? नवी मुंबई। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आए समझ बात। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1 लाख से कम आबादी में, 1 लाख से, जिस शहर का आबादी 1 लाख से कम है, वहाँ की आबादी में देखिएगा कि पहला जो है, पहला स्थान पर कौन है? पंचगनी। कौन है? पंचगनी। ये कहाँ है साहब? महाराष्ट्र में। दूसरा कौन सा है? पाटन। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तीसरा कौन है? कराड़। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आप देखिए, पंचगनी और कराड़, दो जो है सो महाराष्ट्र में ही पड़ता है, और एक जो पड़ता है पाटन, वो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। चलिए साहब, तो हमको बोलना है कि 1 लाख से अधिक आबादी में पहला स्थान पे इंदौर, दूसरा स्थान पे सूरत, तीसरा स्थान पे नवी मुंबई। चलिए, 1 लाख से कम आबादी पर पहला स्थान पर पंचगनी। पंचगनी किस राज्य में? महाराष्ट्र में। दूसरा कौन सा? पाटन। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। तीसरा कौन सा? कराड़। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय में, मतलब क्या कि वह राज्य कौन सा है जिसमें 100 से अधिक शहरी निकाय, मतलब नगर निगम जो है स्वच्छ है किसी भी राज्य में। तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय में जो 100 से अधिक निकाय स्वच्छ है, उसमें पहला स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। और दूसरा स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़ है। ऐसा समझे बात। पहला स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरा स्थान पर छत्तीसगढ़। तो बताइए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हाँ, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है साहब। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बताइए तो? भूपेश बघेल। यही ना साहब। तो हम लोग अचानक भूल जाते हैं कि नहीं? तो चलिए, माने भारी वाला बात याद रखते हैं और हल्का वाला बात आराम से भूल जाते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा साहब, 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय में जो पहला स्थान पर रहा, कौन रहा है? त्रिपुरा रहा है। और दूसरा स्थान पर कौन रहा है? झारखंड रहा है।
आया समझ में बात। तो 100 से अधिक निकाय वाले शहर में पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, और 100 से कम निकाय वाले में पहला स्थान त्रिपुरा का और दूसरा स्थान झारखंड का। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार ये जो दिया गया किसे, हरिद्वार को। किसे दिया गया, हरिद्वार को दिया गया 1 लाख से अधिक आबादी में, 1 लाख से अधिक आबादी में। और 1 लाख से कम आबादी वाले में जो दिया गया किसे दिया गया, बिजनौर को। किसे दिया गया, बिजनौर को। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा अगला, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी। तो यही याद रखना है कि पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है सो किस मंत्रालय के द्वारा 7 स्टार कचरा मुक्त शहर इंदौर को घोषित किया गया है। तो मंत्रालय का नाम भी याद रखना है। तो मंत्रालय कौन सा है, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी 7 स्टार कचरा मुक्त शहर, 7 स्टार कचरा मुक्त शहर ये जो है सो प्रथम स्थान पर कौन आया है, इंदौर आया है। जबकि दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन आया, सूरत और भोपाल। यानी 7 स्टार कचरा मुक्त, मतलब कचरा मुक्त का मतलब देखिए 2 तरह का, स्वच्छता में बहुत सारी चीज़ आती है, पानी का वहाँ का क्या स्थिति है, वातावरण का क्या स्थिति है, और कचरा का मतलब होता है केवल कचरा। आए समझ बात। तो इसमें पहला स्थान पर कौन आया है, इंदौर आया है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन, सूरत, और तीसरे स्थान पर कौन, भोपाल आया है। चलिए साहब, बात आई आवास एवं शहरी मंत्रालय की। तो बताइएगा कि आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह, और लिखा हुआ है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है साहब, हरदीप सिंह पुरी। देखिए याद रखना है तो कोई बात नहीं, आराम से याद हो सकता है। देखिए पुरी, अब पुरी कहाँ बनता है, आवास में, किसी के आवास में ही बनेगा ना साहब। कहाँ बनेगा पुरी, किसी के आवास में। ठीक है, तो लॉजिकली हम लोग याद रख लेंगे, हो गया। चलिए, तो फिर भूल पाएंगे कभी, बताइए, कितनों ऑप्शन दे दे कुछ भी सेट करके भूल पाएंगे क्या। चलिए साहब, अब देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं साहब, यही है पुरी, मतलब खाने वाला नहीं, मतलब मंत्री जो है वो ये है साहब हरदीप सिंह पुरी। ठीक है साहब। चलिए अगला, भारतीय महिला क्रिकेटर के मैच का फी पुरुष के बराबर करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है, देश बन गया है भारत। भारत छूट गया है, दूसरा देश भारत बन गया है साहब, दूसरा देश भारत बन गया है। अभी तक जो भी क्रिकेट हुआ करता था तो पुरुष का जो वेतन हुआ करता था वो अधिक होता था, और जबकि महिला का जो वेतन होता था वो क्या होता था, कम हुआ करता था। तो हम लोग पढ़े थे पॉलिटी में, किस अनुच्छेद के तहत, समान वेतन, समान कार्य समान वेतन। बताइए, समान कार्य समान वेतन किस में, अनुच्छेद 39 का ग, अनुच्छेद 39 का ग में साहब हम लोग पढ़े हैं। बताइए, चलिए भूल जाते हैं। चलिए, तो अभी तक जो महिला क्रिकेटर थी उसको पुरुष क्रिकेटर के इतना फी नहीं दिया जाता था साहब। ठीक है ना। तो अब जो कर दिया गया, दुनिया का यह दूसरा देश बना, जबकि पहला स्थान पर पहला जो देश ऐसा करने वाला बना था वो कौन बना था, जो पुरुष और महिला का जो फी है ये बराबर कर दिया था। कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला देखिएगा साहब, तो टेस्ट में जो रुपया मिलता है कितना, 15 लाख, और ओडीआई में कितना, 6 लाख, और T20 में कितना, T20 में 3 लाख रुपया। ठीक है साहब, हर मैच का इस तरह का फी हुआ करता है। ठीक है ना। चलिए अगला, अगला है साहब कि हल्का लड़ाकू विमान प्रचंड, नाम रखना है याद, प्रचंड को वायुसेना में अक्टूबर 2022 ईस्वी में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यानी शॉर्ट में बोलेंगे हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में किस जो है सो लड़ाकू विमान को शामिल किया गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रचंड को शामिल किया गया है। और इसे बनाया किसके द्वारा गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो बात आई वायुसेना की, तो बताइए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और नौसेना दिवस
4 दिसंबर को मनाया जाता है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। और बताइए वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, बताइए। विवेक राम चौधरी। वाह, आप लोग तो बहुत याद है। चलिए, तो लिखा हुआ है। अच्छा, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। और ये जो बने अध्यक्ष किस नंबर के हैं? 27वें नंबर के ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिएगा थल सेना, थल सेना के जो अध्यक्ष हैं कौन है? मनोज पांडे, ये 29वें नंबर के, 29वें नंबर के, ठीक है साहब। और नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो है आर हरि कुमार, ये है साहब कितने नंबर के? 26 नंबर के, ठीक है साहब। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है, ये कौन है? ये है आपके मनोज पांडे, ये है साहब थल सेना अध्यक्ष, ये है थल सेना के अध्यक्ष, ये है साहब कौन सा? नौसेना के, नहीं सॉरी, ये वायुसेना, ये वायुसेना के अध्यक्ष है। और ये जो है नौसेना के अध्यक्ष हैं साहब, ठीक है साहब। आप जो पिक देख रहे हैं मनोज पांडे का, ये जो आप देख रहे हैं वायुसेना के ये है विवेक राम चौधरी, और ये जो है आर हरि कुमार, ठीक है साहब। चलिए, और प्रचंड तो आप देख रहे हैं एयरफोर्स में शामिल हुआ प्रचंड, ठीक है साहब। तो ये प्रचंड जो है चीन को ना प्रचंड मचाने के लिए तैयार है, इसीलिए तो पहले हम लोग शामिल कर लिए थे, है कि नहीं। चलिए अगला, सितंबर 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित मंगलयान मोम, क्या नाम है इसका? मोम। तो कई बार मोम का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, मोम मतलब मम्मी वाला नहीं, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मोम। मोम से संपर्क क्या हो गया? समाप्त हो गया। मतलब इसको हम लोग लॉन्च किए थे मंगल ग्रह के लिए, मंगल ग्रह की कक्षा में इसको स्थापित किए थे, ठीक है साहब। सितंबर 2014 में, 13 में लॉन्च किया गया और 14 में जाकर के उसकी कक्षा में ये प्रवेश कर गया था। तो हम लोग इसको भेजे थे 6 महीना के लिए, कि 6 महीना वहाँ जाएगा और वहाँ का जो फोटो कुटुक होगा वो खींच के भेजेगा। तो हमारे साइंटिस्ट लोग उस पर शोध करके बताएंगे कि वहाँ क्या क्या पाया जाता है, क्या है नहीं है, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन हम इसको भेजे थे 6 महीना के लिए। इस मिशन का अवधि कितना था? 6 माह। परंतु ये 8 वर्ष तक सूचना और विभिन्न जानकारियाँ देता रहा। देखिए कितना बढ़िया हम लोग का मिशन था। देखे बोले कि तू 6 महीना भेज हमरा, समझ रहे, उसी में हम देख लेंगे। ये गया तो 8 महीना, बोला नहीं मानेंगे, हम लाइए कावेंगे सब पिक्चर, समझ रहे हैं। सॉरी 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक ये पिक्चर को भेजते रहा। और अभी हाल ही में क्या हुआ, किसी जाकर के इसका सितंबर में देखिए सितंबर में भेजे थे और सितंबर में इसका संपर्क क्या हो गया? टूट गया। आए समझ में? वहाँ से संदेश भेजना वो बंद कर दिया, क्योंकि ये भारत का महत्वाकांक्षी मिशन था। इसी वजह से इसको ध्यान में रखना है। कई बार फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा, कई बार कब लॉन्च किया गया था वो पूछ दिया जाएगा, ठीक है। और अभी इससे संपर्क टूट गया, तो ये अभी क्या कहते हैं न्यूज़ में है, तो इसीलिए करके इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, अब इसको लॉन्च कौन किया था साहब? तो इसको लॉन्च जो किया था वो क्या था? इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? एस स्वामीनाथन। और ये किसके स्थान पे बने थे? ये एस स्वामीनाथन किसके स्थान पे बने थे? के सिवन के स्थान पे साहब बने थे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कई बार आपको पूछ सकता है कि किसके स्थान पे बने हैं, तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखिए, मंगलयान लिखा गया। मंगल को लाल ग्रह किसके कारण कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। मतलब उसकी जो मिट्टी बना हुआ है, सतह बना हुआ है, वो आयरन ऑक्साइड के कारण बना हुआ है। और आयरन ऑक्साइड, जैसे कि लोहा पर अगर जंग लग जाता है तो उसका सूत्र क्या हो जाता है? क्या बोलते हैं उसको? जंग को आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। तो बताइए जंग का रंग कैसा होता है? लाल होता है ना। तो जैसा जंग होता है ना, लोहा में लगा हुआ जंग, उसी जंग की तरह इसकी मिट्टी है, ठीक है। और ये लाल दिखाई पड़ती है इसलिए क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड से बना हुआ, ठीक है। आयरन जो है, लोहा जो है सो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लिया आयरन ऑक्साइड, और ये लाल दिखने लगा, ठीक है साहब। जैसे कि जंग हम लोग को कैसा दिखता है? लाल दिखता है, ठीक है। इसी जगह से इसी के कारण अगर पूछा जाए कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है तो क्या बोलेंगे हम लोग?
मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह पूछा जाएगा कि किस ग्रह का उपग्रह सबसे छोटा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है जिसका नाम है डिबोस। इसके दो उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिबोस। याद रखना है कि फोबोस और डिबोस, ठीक है साहब, फोबोस और डिबोस किसका जो है सो उपग्रह है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मंगल ग्रह का। चलिए, और यहाँ पर मंगल ग्रह पर साहब पृथ्वी के समान ही ऋतु क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि हम लोग के यहाँ ठंडी गर्मी आता है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी ऋतु क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, ठीक है साहब। और इसके साथ साथ जैसे कि पृथ्वी जो है सो पूरा चक्कर कितना दिन में लगाती है, 365 दिन में। उसी तरह से ये जो लगाता है, परिक्रमा करता है सूर्य का 687 दिन में, 687 दिन में पूरी परिक्रमा ये करता है। आज समझ बात। चलिए साहब, आप देख सकते हैं ये जो लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, ठीक है, इसी से किया गया था। और ये आप देख रहे हैं कि मंगल ग्रह है, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं रोवर है, क्या कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर का, मोम का ये रोवर है जो वहाँ पर इसको सैटेलाइट से सारे पिक को ये भेजने का काम किया। आए समझ में साहब। चलिए, उसके बाद ये जो अध्यक्ष बताए थे एस सोमनाथन, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यही हैं एस सोमनाथन, ठीक है साहब। तो क्योंकि अगर आप पिक्चर को देखते हैं ना नज़र से, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आप जल्दी भूलिएगा नहीं, चेहरा देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये था, ठीक है। चलिए साहब, अगला जो होगा साहब, अगला है, अच्छा ये मंगल ग्रह से ही जुड़ा हुआ है कि मंगल ग्रह पर जो ज्वालामुखी है सबसे ऊंचा, वो कौन है, ओलिपस मेसी। कौन है, ओलिपस मेसी है। और वहाँ पर जो सबसे ऊंची चोट पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया। कौन है, निक्स ओलंपिया। ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी, और पर्वत कौन है, निक्स ओलंपिया। इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना और ज़्यादा कुछ भी नहीं, बाकी ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा लक्षद्वीप के मिनिकाय के थुंडी तट एवं कदमत तट को क्या दिया है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया है साहब। मतलब वैसा समुद्री तट जो प्राकृतिक रूप से, टाइपिंग में थोड़ा सा है क्या मिस्टेक है, क्योंकि बहुत सारा शब्द ऐसा होता है कि नहीं आ पाता है। चलिए, तो उसको ठीक कर लीजिएगा कि लक्षद्वीप का मिनिकाय है और मिनिकाय का दो तट है। मिनिकाय द्वीप बताए थे ना, तो मिनिकाय का दो तट है, थुडी तट और कदमत तट, ठीक है साहब। ये दो तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन वैसे समुद्री तट को दिया जाता है जो पर्यावरण के दृष्टि के अनुकूल हो, यानी वहाँ पर स्वच्छता क्या हो, अधिक हो, वायुमंडल वहाँ का ठीक हो, वहाँ का पर्यावरण बेहतर हो, ठीक है। तो वैसे जो है सो जो प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होता है वैसे तट को दिया जाता है ब्लू प्रमाणन। और किसके द्वारा दिया जाता है, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। तो याद रखना है किस केंद्र शासित प्रदेश को, लक्षद्वीप को। उसका कौन सा द्वीप को, मिनिकाय, और मिनिकाय का कौन सा तट, तो थुडी तट और कदमत तट। आया समझ में बात। चलिए, उसके बाद इसका आधार क्या होता है, देखिएगा क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाएगा। हम बताएं कि पर्यावरण को देखते हुए, और इसके साथ साथ और क्या चीज़ है, सौर प्रबंधन। स्वाभाविक बात है कि सौर प्रबंधन होगा, सौर ऊर्जा का वहाँ पर विकास होगा, तो प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। उसके बाद सार्वजनिक शौचालय, उस तट पे क्या होना चाहिए, सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। क्योंकि सार्वजनिक शौचालय अगर तट पे नहीं होगा तब समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगा। आप गंगा किनारे जाते हैं ना, तो आप देखते हैं कि गंगा किनारे की स्थिति क्या होता है, शौचालय नहीं रहता है, था कि नहीं, क्या कुणाल। चलिए, तो वही बात है कि अगर शौचालय नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है क्या होगा, गंदा होगा। और तैरने के लिए सुरक्षित क्षेत्र चिन्हित, मतलब तैरने के लिए वहाँ का जो तट है, समुद्र है, वहाँ पर चिन्हित किया गया हो कि वह क्षेत्र में कहाँ तक तैरने के अनुकूल है, सुरक्षित क्षेत्र है, समझ रहे। तो वैसे जो है सो समुद्र तट को क्या दिया जाता है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है, ठीक है साहब। किसके द्वारा, डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क का एक संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। आया समझ में। अब तक भारत के 12 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है साहब। इसको भी याद रखना कितना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा VVI है। एक तो अभी मिला जिसको वो, और कितना मिल चुका है कितने तट को, वो याद रखना है। क्लियर है ना।
चलिए साहब, अगला देखिएगा, विश्वविद्यालय की टाइम वैश्विक रैंकिंग 2023। मतलब जितना भी दुनिया में विश्वविद्यालय है उसमें से टाइम पत्रिका जो है, टाइम पत्रिका का नाम सुने होंगे, टाइम पत्रिका जो है वो सारे यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जारी करता है कि पूरे दुनिया में कौन बेहतर शिक्षा देता है। उस आधार पर पहला स्थान पर जो आया है वो कौन आया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। कौन आया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आया है। और ये कहाँ है साहब? यूके में, नहीं ब्रिटेन में है। ठीक है। दूसरा स्थान पर कौन आया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन आया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? यूएसए में। और भारत का जो आया है, ठीक है साहब, तीसरा नहीं होगा यहाँ पे, IISC ये आया है बंगलुरु का। कितना स्थान है इसका? 251वां। ठीक है साहब, 251वां स्थान है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत में ये पहला है। तो हो सकता है कि यहीं से सवाल आपका क्रिएट करे कि भारत का वो कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसे टाइम वैश्विक रैंकिंग के हिसाब से वो भारत का प्रथम यूनिवर्सिटी, क्योंकि भारत का पहला होगा ना, और ओवरऑल जो है सो 251वां हो जाएगा। चलिए साहब, अगला अगला है साहब कि गुजरात में मच्छू नदी, कौन नदी? मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज के टूटने से 150 लोगों की डूबकर मृत्यु हो गई। और यह ब्रिज कहाँ स्थित था? मोरबी जिले में, गुजरात के मोरबी जिले में। और किस नदी पर? मच्छू नदी पर, जहाँ 150 लोग क्या हो गया? मर गया। एक्चुअली था क्या कि ये ब्रिज जो था ना, यहाँ पर 40 लोगों की कैपेसिटी हुआ करती थी कि एक बार में जो टिकट दिया जाता था, क्योंकि ये अंग्रेज जमाने का बनाया हुआ था, अंग्रेज जमाने का बनाया हुआ था और उस तरह का केबल ब्रिज बनाया गया था। और वहाँ पर पर्यटक स्थल होने के कारण लोग उस ब्रिज पर चढ़ा करते थे। तो उसकी कैपेसिटी थी 40 व्यक्ति की, मतलब एक बार में चढ़ना होगा 40 व्यक्ति को। लेकिन इस पर चढ़ गया 400 लोग, समझ रहे? अब बताइए, कैपेसिटी से अधिक होगा तो क्या होगा? भोज वाला कहानी बताए थे ना एक दिन, आवश्यकता से अधिक खाइएगा तो चिहक जाएगा, अतरी है कि नहीं? चलिए, तो वही बात है कि आवश्यकता से अधिक हो गया, चढ़ गया, जिसके कारण ये टूट गया और 150 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं साहब यहाँ पर कि ये पुल जो है सो डैमेज हो गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि नाव लगा करके लोगों का खोजबीन जारी किया जा रहा है कि नहीं, खोजा जा रहा है जो मृत्यु हुआ उसका। ठीक है साहब, चलिए साहब, NDRF की जो टीम है वो उसकी खोज कर रही है। चलिए, अब देखिए, बात आई मच्छू नदी की। तो मच्छू नदी जो निकलती है साहब, वो मदला पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मदला पहाड़ी से निकलती है। और ये जो इसका जो मुहाना है, ये किसी नदी में ना मिलती है और ना ही जाके समुद्र में गिरती है, बल्कि ये कच्छ के रन में जाके क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। क्योंकि कच्छ का जो रन है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो स्वाभाविक बात है कि बालू वाला अगर क्षेत्र है तो बालू में अगर आप पानी डालिएगा तो पानी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, सोख लेगा, वो विलीन हो जाएगा। तो उसी तरह से कच्छ के रन में जैसे लूनी नदी जाती है, वो भी जाती है और बालू में जाकर के क्या जाती है? सूख जाती है, क्योंकि उसकी पानी अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं कच्छ के रन में जाके क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। गायब का मतलब भाग थोड़े जाएगी, वो सूख जाती है, उस बालू में मिल जाती है। तो इसी तरह से ये भी जो नदी है मच्छू नदी, ये कच्छ के रन में जाने के बाद क्या हो जाती है? ये गायब हो जाती है, सूख जाती है। ऐसा समझ बात। चलिए, अब बात आई मच्छू नदी की। तो मच्छू नदी की सहायक नदी भी याद रखना है, बेटी। कौन सी सहायक नदी है? बेटी। उसके बाद जुम्बड़ी, क्या नाम है? जुम्बड़ी, बेनिया, ये सारी इसकी सहायक नदी है साहब। ठीक है, तो याद रखना है, गुजरात का मोरबी जिला था जहाँ पर जो एक अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ ब्रिज था मच्छू नदी पर, वो आवश्यकता से अधिक व्यक्ति चढ़ने के कारण ये टूट गया और वहाँ पर 150 लोगों की क्या हो गई? मौत हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है साहब। और इसके साथ साथ याद रखना है कि इसका जो उद्गम स्थल है मदला पहाड़ी है और ये कच्छ के रन में गायब हो जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है बेटी है, जुमड़ी है, बेनिया है, ये सारे बात ध्यान में रखना है। चलिए साहब, अगला है साहब कि देश के सबसे भारी रॉकेट LBM-3 M2 का प्रक्षेपण सतीश धवन यांत्रिक केंद्र से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है साहब। तो याद रखना है कि साहब ये देश का सबसे भारी रॉकेट
LVM-3 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया है साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ बातें हैं साहब, तो इसको लॉन्च कौन करेगा? इसरो किया। कौन किया? इसरो किया साहब। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आप पिक देख रहे हैं कितना मीटर का ही है? 43.5 मीटर का है। और इसका जो वजन कितना है? ये तो 8000 क्या है, सैटेलाइट का भार उठा सकता है। इतना 8000 केजी का उठा सकता है ये इसकी कैपेसिटी है। लेकिन लेके जो गया वो ले गया 5796 केजी का। ठीक है साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, टाइम देखिए अक्टूबर 23-24 अक्टूबर को छोड़ा गया था रात में 12:07 में इसको लॉन्च किया गया था साहब। चलिए अगला साहब, हम लोग तो मूर्ति उर्ति कम नहीं बनाते हैं कि नहीं? जहाँ देखो खाली मूर्ति, जहाँ देखो खाली मूर्ति, क्योंकि देश का विकास केवल मूर्ति बनाने से होता है कि नहीं? लोग बेरोजगार रहे उससे कोई बहस नहीं है। मूर्ति देखिए, शिव का मूर्ति, सीता का मूर्ति, बुद्ध का मूर्ति, ये सब बनाते चलिए। ठीक है साहब, और यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब को एकदम हटाते चलिए, कोई ज़रूरी नहीं इसका। भक्ति करते देखिए, कालिदास के बारे में पढ़े हैं ना, कैसे वो विद्वान बन गए थे बताइए? पढ़ के बने थे, पढ़ते थे ना, रातों रात बन गए। काली मंदिर में पूजा क्या करते थे, है कि नहीं? एक दिन जो है सो उनको गुस्सा आ गया, है कि नहीं? पूजा करते करते वो सोच रहे थे कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुने क्या कि जो कहावत है कि वो जो है सो एक दिन जो है सो गुस्सा हो गए और काली जो है माता की जो मूर्ति थी ना, उसी पर वो काली लेपने के लिए तैयार हो गया। नहीं तो उसको गुस्सा में, तो उसको काली कहते हैं, काली माँ उसको बोला, बोलो क्या तुम चाहता है? बोला कि ये पढ़ना हम पढ़ेंगे, जो छू देंगे सब हमरा याद हो जाना चाहिए, है कि नहीं? बस बोला ठीक है, तथास्तु, वैसने होगा, तुम उलट दो अब। ठीक है, और भर रात में उलटना शुरू कर दिए और रातों रात कालिदास क्या हो गए? विद्वान हो गए। अब देखिए कि क्या कहते हैं, कुमार संभवम जैसे किताब लिखे, है कि नहीं? तो अब बताइए, मेघदूत वगैरह यही लिखे ना। तो अब बताइए, इतना बड़ा विद्वान हो गए, रात भर में जे किताब में हाथ लगाए वो विद्वान बन गए। वो सारे उनको यादें हो गया, यादें किताबें नहीं हो गया, कितने किताब वो लिख दिए बताइए। हम ही नहीं बोलेंगे कि रियल में हुआ कि कौन सी में हुआ, हम भी सुने हैं। कालिदास का हम जो दोस्त तो नहीं थे, साथ में देखते कौन सी कर रहे हैं बताइए। हाँ समझ बात, हम तो उनके जौराती नहीं थे, है कि नहीं? तो और वो कालिदास, जो कालिदास कहा जाता है कि पेड़ पर बैठ करके उसी टहनी को काट रहे थे जिस टहनी पर वो बैठे हुए थे। बताइए, उतना महामूर्ख कि जिस पर बैठ गए ओकरे आगा से काट रहे हैं, बताइए क्या होगा? गिर जाते। और वो आदमी इतना विद्वान बन गए कि किताब लिख दिए कुमार संभवम जैसे जैसे सब। बताइए हाँ, तो बताइए किस वजह से हुए? काली माता के वजह से। तो यूनिवर्सिटी पढ़ के यूनिवर्सिटी वाला कोई कर सकता है ऐसा? और एक रात में बन सकता है विद्वान? तो बताइए यूनिवर्सिटी हटा देना चाहिए कि नहीं? यूनिवर्सिटी के जगह पर काली मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, राम मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए ना। तो देखिए, संत धार्मिक आस्था, ऐसा नहीं है कि हम लोग धार्मिक आस्था को, धार्मिक आस्था ठीक है, लेकिन उस पर इन्वेस्टमेंट इतना ही करिए, क्योंकि अब जो जमाना आ गया है ना, भक्ति भावना का नहीं है, हम लोग अंधविश्वास से निकल रहे हैं बाहर। तो केवल अपने आस्था के लिए ना, कहता है ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, है कि नहीं? तो वही कहानी है। तो अगर आपके मन शांत है, चित्त है, और आपको अगर एक पत्थर में अगरबत्ती जलाने से अगर आपके मन को शांति मिल रहा है तो आप जलाइए। लेकिन देश के पैसा को खास करके सरकार लोग इतना जो है सो मिसयूज मत करिए। यूनिवर्सिटी बनाइए, कॉलेज बनाइए। आज जो बिहार में आप देख रहे हैं कि कहता है क्या कि जो एडमिशन जो होगा ना स्कूल में, तो पहले आप फॉर्म भरिए, आपका मेरिट लिस्ट आवेगा और तब जाकर के आपका एडमिशन होगा। मतलब आपको 10वां में कम नंबर आ गया किसी कारणवश, इंटर में कम नंबर आ गया, तो आप 10वां में कम नंबर अगर आ गया तो आप अगर साइंस के लिए चूज किए हैं आपको साइंस नहीं मिलेगा। मतलब वो एक सर्टिफिकेट आपके भविष्य को तय करता है। समझ रहे बात को कि 10वां में कम नंबर है तो आपको साइंस नहीं मिलेगा। हो सकता है एडमिशनों ने आपका हो, मतलब किसी बच्चा कम नंबर होता है तो एडमिशन नहीं, तो मतलब एक सर्टिफिकेट ये दिखाता है कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, इसको गाय भैंस बोलो चराने के लिए। बताइए,
और आप देखें कि कितना फेल्योर जो बच्चा है वो IIT टॉप किया है, क्या कहते हैं BPSC UPSC निकाला है, जो फेल किया 2 बार 3 बार, कम नंबर आया, 3rd कर गया, वो UPSC निकाल दिया। बताइए उसके पास माजदा था कि नहीं था? केवल एक सर्टिफिकेट ही तय करता है क्या? लेकिन बिहार सरकार और भी सरकार तय कर दिया, नहीं, आप 10वां में नंबर जितना लाए हैं उस हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करिए, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आपका एडमिशन होगा। अगर आप कम नंबर लाए हैं साहब तो आपकी पढ़ाई का भविष्य वहीं पे समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार अपनी कमी को छुपाने के लिए आपके कमी को दिखा रहा है कि तुम कम पढ़ा था, थोड़ा कम नंबर आया था, इसलिए तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। लेकिन सरकार ये नहीं बोलती है कि साहब जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास स्कूल नहीं है। पहले तो होता था, 3rd कर गया फिर भी होता था एडमिशन, लेकिन वो अपनी कमी को छुपा रहा है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, ये नहीं बोलता है। अपनी कमी को छुपा करके कमी आपको दिखाता है कि आप कम नंबर लाए हैं इसलिए एडमिशन नहीं होता है। तो बताइए स्कूल बनना चाहिए था, कॉलेज बनना चाहिए था कि मैंने क्या बताएं। चलिए अगला देखिएगा साहब, विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा जिसका नाम क्या दिया गया? विश्वास स्वरूपम। क्या नाम दिया गया? विश्वास स्वरूपम। मतलब विश्वास करके पूजा करिए, BPSC पार है। चलिए, विश्वास स्वरूपम के नाम से राजस्थान के कहाँ? राजस्थान के राज संबंध में स्थापित की गई और इसकी ऊंचाई जो है 369 फीट है। कितना है? 369 फीट। कहाँ बनाया गया है? राजस्थान का कौन सा जगह? राज संबंध में। कितना फीट का? किसका मूर्ति? शिव का मूर्ति है कि नहीं? महादेव का। लेकिन महादेव का भक्त है तो चलिए, काली का, एक भी काली का भक्त है, ये भी कालिदास है। आपको पता नहीं है? बहुत भयंकर काली पूजा लगाता है ये। सही बात है, हम गए थे, मंदिर भी बहुत भव्य बना हुआ है। चलिए चलिए साहब, ये तो हो गया अभी वर्तमान की बात। इसके बाद देखिएगा कि अभी हाल ही में BPSC का जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था ये सवाल, सीता की प्रतिमा बिहार के किस जो है सो जगह पे बना है? तो मतलब मूर्ति बनाएगा भी, अब बच्चा को पढ़ाएगा भी, बोलो मूर्ति कहाँ बना है कि नहीं? क्योंकि BPSC करने के लिए जाइएगा आप तो आपको अधिकारी थोड़े बनना है, आपको प्रशासनिक काम थोड़े करना है, आपको ये देखना कि कहाँ कहाँ मंदिर है। समझ रहे बात को? हाँ, समझ रहे बात को? तो ये चीज़ें देखना। बताइए कि मतलब इतना सवाल छोड़ करके ये पूछता कहाँ मूर्ति बना है, क्या बताएं? एक गांव में घुसेगा तो 50 को मूर्ति बन जाएगा, चाहे आप 1000 फीट का बना दीजिए, ले या 1 फीट का मूर्ति रहे, मूर्ति का वैल्यू उतना ही होता है। चलिए साहब, क्या करिएगा, सरकार का अपना काम है, हम लोग का काम है। अगर पूछेगा कि यही कि मूर्तियाँ पढ़ के तोरा नौकरी देंगे, हम मूर्तियाँ पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, तो सीता की प्रतिमा, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सीता की, वो कहाँ बन रही है? सीतामढ़ी में। इनका जन्मस्थल है सीतामढ़ी, ठीक है, इसी वजह से वहाँ पर बनाया जा रहा है। कितना फीट का? 251 फीट की ऊंची प्रतिमा, ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद देखिए साहब, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किनका है मूर्ति बताइए? वल्लभ भाई पटेल का। वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है जिसका नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये कहाँ है? गुजरात के केवड़िया में। केवड़िया नहीं पढ़ना है, रो यहाँ लिखा गया, ये नहीं होना चाहिए, केवड़िया में, ठीक है साहब। और ये कितना फीट का है? 597 फीट का। और मीटर में याद रखना है हमको 182 मीटर, क्योंकि कई बार मीटर में पूछा गया है। चलिए, उसके बाद स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ है साहब? हैदराबाद में। और किन की मूर्ति है? रामानुजाचार्य का। और ये कितना फीट का? 216 फीट का। कितना का? 216 फीट का। उसके बाद देखिएगा कि होलोग्राम प्रतिमा ये कहाँ है? इंडिया गेट पर है, दिल्ली में। और ये किसकी प्रतिमा है? सुभाष चंद्र बोस की। और कितना फीट का है? 28 फीट का है। आए समझ बात? उसके बाद देखिए बुद्ध की सबसे लंबी लेटी प्रतिमा, मतलब सूता हुआ प्रतिमा है कि नहीं, सोया हुआ प्रतिमा। हाँ, ये प्रतिमा जो है कहाँ है बनाया गया? बोध गया में। और कितना फीट लंबा? 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, याद रखना है, ठीक है साहब। कहाँ बनाया गया है? बोध गया में। पूछा जाएगा साहब। चलिए, ये तो बिहार के लिए और भी आई है, ये और सीता मैया, ठीक है, सीता मैया और ये दोनों भी आए हैं, सीते मैया पार लगाएंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं साहब, ये जो है ना मूर्ति, ये देख रहे हैं, यही है आपका कौन? विश्वास स्वरूपम। यहाँ पर देख रहे हैं
आप शिव को ये तांडव करते हुए, ठीक है साहब, यहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और कैलाश छोड़ दिए हैं अब राजस्थान में राज संबंध पहुंच गया है कि नहीं। इनको पहाड़ अब ठीक नहीं, जमाना बदला, आधुनिकरण हुआ, तो ये भी आप सोच रहे हैं थोड़ा शहर में रहने में ठीक है कि नहीं। हिमालय के खोए में कहाँ घूमते रहेंगे, है कि नहीं। चलिए हाँ, ठंड भी हो रहा है ना। चलिए, तो इसीलिए करके जैसे कि अंग्रेज लोग रहता था तो एगो राजधानी बनाता था ग्रीष्मकालीन, एगो राजधानी शीतकालीन, ठीक है। तो वो राजधानी है उनका ग्रीष्मकालीन, है कि नहीं। जो है गर्मी लगेगा तो कैलाश पे। चलिए ये जो आप देख रहे हैं साहब, ये जो है ये है गुजरात के केवड़िया में जो पटेल जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये देख रहे हैं होलोग्राम प्रतिमा जो इंडिया गेट के बगल में है सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है साहब, 28 फीट का। चलिए क्लियर है साहब। चलिए तो एक बार बोलिए तो हमको कि सीता की प्रतिमा किस जिला में, सीतामढ़ी में। शिव की प्रतिमा कहाँ, राजसमंद में। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इक्वालिटी है ना, ये इक्वालिटी कहाँ है, हैदराबाद। किसकी है, रामानुजाचार्य का। उसके बाद होलोग्राम इंडिया गेट पर। और ये किसकी प्रतिमा है, सुभाष चंद्र बोस की। और बुद्ध की सबसे लंबी लेटी प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है, बोध गया में। चलिए साहब, ठीक है साहब। चलिए अगला साहब है कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ऋषि सुनक बन गए। कौन बन गए हैं, ऋषि सुनक बन गए हैं। और ये कहाँ के, यूके के प्रथम हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं साहब, यानी ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे साहब, क्लियर है ना। अब देखिएगा कि इसके विदेश मंत्री कौन बने हैं, जेम्स कर्लेवर्ली। कौन बने हैं, जेम्स कर्लेवर्ली बने हैं। और रक्षा मंत्री कौन बने हैं, बैन वेलेस, ठीक है साहब। दो चार जब भी नया देश, कोई भी शक्तिशाली देश में कोई मंत्री वगैरह चेंज होता है तो सवाल वहाँ से पूछा जाता है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए वित्त मंत्री कौन बने हैं, जेरेमी हट। कौन बने हैं, जेरेमी हट। और सम्राट कौन है, चार्ल्स तृतीय। शायद ये अक्टूबर वाले में या नवंबर वाले में हम लोग बताए हैं, अगर जो भी नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा साहब। चलिए अगला, ये जो आप देख रहे हैं पिक, यही है साहब ऋषि सुनक। कौन है, ऋषि सुनक है। और ये उसके विदेश मंत्री हैं साहब। चलिए अगला साहब, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, उल्फ क्रिस्टर्सन। कौन बने हैं, उल्फ क्रिस्टर्सन बने, जो स्वीडन की पहली महिला पीएम मैगडोलेना एंडरसन, ये पहले प्रधानमंत्री थी। और ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये दे दी इस्तीफा, जिसके कारण इसके स्थान पर कौन बने हैं, उल्फ स्टीफर्सन, ठीक है साहब। और इसकी राजधानी कहाँ है साहब, स्टॉकहोम। कहाँ है, स्टॉक है। चलिए अगला देखिएगा साहब कि इटली की पहली प्रधानमंत्री ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, ये पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की कौन बनी है, जॉर्जिया मेलोनी बनी, जो मारियो ड्रागी के स्थान पे बने हैं, ठीक है साहब। याद रखना है, पहले कौन थे, मारियो ड्रागी, अब कौन बन चुकी है, जॉर्जिया मेलोनी। तो हम बोले हैं कई बार साहब कि अगर महिला लोग झाड़ू भी लगा दी तो समझ जाइए क्या बन जाएगा, जीके बन जाएगा। और अगर क्या बोले, झाड़ू रोज लगाते हैं, वो जीके बन जाएगा। देखिएगा ना, आज बने कन बने वो बनवे करेगा, है कि नहीं। देखते हैं कि महिला लोग इतनी को टिकटॉक बना लेती है 30 सेकेंड का, से तो क्या कहते हैं बॉलीवुड की हीरोइन हो जाती है, बताइए। तो चलिए अगला, अब बात आई किसकी, इटली की। तो इटली की राजधानी कहाँ है साहब, रोम। इटली की राजधानी रोम। और इटली की राजधानी रोम है तो आपको पता ही होगा कि 2020 में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। 2020 में G20 का सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जबकि 2022 में जो हुआ कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया के बाली में, इंडोनेशिया के बाली में हुआ। चलिए साहब, आप जो आप देख रहे हैं साहब, यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी है ये। और ये जो बने हैं किसके स्थान पर,
मारियो ड्रागी के स्थान पर। ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इसी लेकर के काफ़ी वीवीआई हो जाता है, एकदम वीवीआई, महा वीवीआई, सबसे बेसी वीवीआई, ठीक है, क्योंकि महिला बनी है सब पहली बार। तनी को बात नहीं ना है। तो चलिए अगला साहब, अगला है कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने साहब? लुइज इनासियो लूला। कौन बना है? लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, ठीक है साहब। ये बने हैं, जो किसके स्थान पर बने हैं? जायर बोल्सनारो के स्थान पर। किसके स्थान पर? चाइल्स, अपना रिश्तेदार ये नहीं है, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है, लूला दा सिल्वा। क्या याद रखना है? लूला दा सिल्वा, ठीक है। हम लोग ऐसे भी लुलिया वाला गाना गाते रहते हैं कि नहीं, तो इसी लेकर के याद रखेंगे लूला दा सिल्वा। चलिए, तो इसकी राजधानी कहाँ है? ब्राज़ील। इसकी राजधानी ब्राज़ील। क्या गलत बोल दिए क्या अभी? चलिए, क्या हुआ? हाँ, ब्राज़ीलिया, हाँ ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। चलिए साहब, इतना याद रखना है, ठीक है साहब। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है बोल्सनारो, ठीक है साहब, और ये जो आप देख रहे हैं लूला दा सिल्वा, ठीक है। चलिए साहब, अंतिम में समय है इसका। चलिए अगला देखिएगा साहब, बुर्किना फासो में 9 माह में दूसरी बार सैन्य तख्ता पलट हुआ। ये देश का नाम है, ठीक है साहब। बुर्किना फासो में 9 माह में दूसरी बार सैन्य तख्ता पलट हो गया। मतलब इसका जो सेना था, कर्नल जो था ना, ये क्या किया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बंधक बना लेता है, समझ रहे हैं, बंद करके जेल में डाल देता है, समझे, और अपने बन जाता है राष्ट्रपति। तो पहले क्या था कि पहले देखिए, पहले पूरा बता देते हैं तब कहानी बता देते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति कर्नल पॉल हेनरी सैंडाओगो, क्या नाम है? कर्नल पॉल हेनरी सैंडाओगो, ठीक है साहब। दामिबा को पद से हटाकर सेना प्रवक्ता इब्राहिम त्रोरे, ये जो है सो राष्ट्रपति बने। कौन बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं साहब, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। और दामिबा भी तत्कालीन राष्ट्रपति मार्क क्रिश्चियन को अपदस्थ कर राष्ट्रपति बना था। इसका मतलब समझ में आया कि पहले जो राष्ट्रपति था ना, कहाँ का? बुर्किना फासो का। वो था कौन? वो था ये मार्क क्रिश्चियन, ठीक है। मार्क क्रिश्चियन पहले राष्ट्रपति था, नॉर्मली चुना गया था जनता के द्वारा। लेकिन क्या किया, इसका जो सेना था ना, सेना था, कर्नल था जिसका नाम था पॉल हेनरी सैंडाओगा दामिबा, ठीक है साहब। ये क्या किया कि इस राष्ट्रपति को बंधक बना लिया, जेल में डाल दिया, खुद राष्ट्रपति बन गया, ठीक है। तब कर्नल जो बना, उसके स्थान पर कर्नल बना, वो बना इब्राहिम त्रोरे। कौन बना? इब्राहिम त्रोरे, ये बना कर्नल। इसके स्थान पर ये बन गया राष्ट्रपति। अब क्या हुआ, ये कर्नल जो है ना, अब इसको जो है सो बंधक बना लिया, समझे। इसको बंधक बना के जेल में डाल दिया और अपने बन गया राष्ट्रपति। आया समझ में? तो इसका मतलब है कि बुर्किना फासो का भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बन गया है? इब्राहिम त्रोरे। आया समझ में बात? राष्ट्रपति को ये हटाया और इसको इब्राहिम त्रोरे हटाया। आया समझ में? इस तरह का। चलिए, अच्छा चलिए, ये तो बात हो गया ना। अब देखिएगा कि 34 वर्षीय इब्राहिम त्रोरे विश्व के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन चुके हैं। दुनिया में 34 वर्ष का अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं बना है। ये पहला व्यक्ति है कि पूरे दुनिया में 34 वर्ष का राष्ट्रपति। 34 वर्ष में। भारत का संविधान है 35 वर्ष साहब, मतलब भारतीय संविधान पूरे दुनिया में लागू कर दीजिएगा। हाँ, गजबे है। चलिए, तो सबसे कम दिन का, सबसे कम उम्र का ये राष्ट्रपति बन चुके हैं साहब। और बात आई बुर्किना फासो की, तो बताइए इसकी राजधानी कहाँ है? ओगाडोगो। कहाँ है? ओगाडोगो। क्या याद रखेंगे? ओगाडोगो, ठीक है। चलिए, नहीं याद रहेगा। चलिए अगला, अगला साहब है संयुक्त राष्ट्र। अच्छा, ये बुर्किना फासो जो है ना, ये अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी महादेश का देश है, ठीक है, छोटा सा देश है जो पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने अनुपस्थिति दर्ज की है। मतलब मानवाधिकार परिषद के द्वारा इस पर प्रस्ताव लगाया गया था कि जो श्रीलंका सरकार है वो क्या कर रहा है कि वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, वहाँ के लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसको भी छीन रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए यूएसए लाया था। कौन लाया था?
यूएसए प्रस्ताव लाया था, लेकिन भारत क्या किया कि इस प्रस्ताव से अनुपस्थित हो गया। मतलब इस पर वोटिंग होता है, जब प्रस्ताव लाया जाता है तो कौन सा देश इसके समर्थन में है कि सही में वहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और कौन सा देश इसके विरोध में है कि वहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। जानबूझ के कोई देश क्या कहते हैं पक्षपात करने के लिए या फिर इसके अगेंस्ट में लाने के लिए लाया है, तो इस पर वोटिंग होता है। तो भारत क्या क्या ना इसको सपोर्ट किया ना श्रीलंका को सपोर्ट किया, अनुपस्थित हो गया। मतलब वोटे नहीं देंगे, सीधा बात हो, वही ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे, है कि नहीं, वही कहानी कर दिया। ठीक है, चलिए।